Hello students, today in this video we are going to read your poem First Dust of Snow written by Robert Frost. आज के इस वीडियो में हम आपको आपके फर्स्ट चैप्टर में प्रोज के बाद पोएम दी गई हैं, दो पोएम दी गई हैं। इसमें फर्स्ट पोएम है डस्ट ऑफ स्नो, रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा ये लिखी गई है। इसका एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे और साथ ही साथ इसके क्वेश्चन आंसर को भी हम देखेंगे। डस्ट ऑफ स्नो बहुत छोटी सी पोएम है। इज अ शॉर्ट पोएम डिस्क्राइबिंग अ सिंपल मूवमेंट विच हैज़ अ लार्जर सिग्निफिकेंस। ये एक छोटी सी कविता है जो एक साधारण क्षण, एक सिंपल मूवमेंट को डिस्क्राइब करती है, वर्णन करती है, परंतु इसका अर्थ बहुत गहरा है। हैज़ अ लार्जर सिग्निफिकेंस। अब इसमें थीम क्या है? ए क्रो सिटिंग ऑन अ हेमलॉक ट्री शेक्स ऑफ द डस्ट ऑफ स्नो ऑन द पोइट। एक कौवा है जो हेमलॉक ट्री इसमें आया है, धतूरे का पेड़ जिसको बोलते हैं। एक पॉइजनस प्लांट होता है, इसको सरल का पौधा भी कहते हैं, सरल भी नाम होता है कुछ जगह, इसको कुछ धतूरा भी कहते हैं। तो उस पेड़ पर ये बैठा हुआ है कौवा, धतूरे के पेड़ पर बैठ करके बर्फ की जो धूल होती है, डस्ट ऑफ स्नो, जो कि इस पोएम का टाइटल है डस्ट ऑफ स्नो, बर्फ की धूल को वो कवि पर झड़ा देता है। कवि वहां से गुजर रहा है तो उस पर वो झड़ा देता है। कवि ने दुख और पछतावे में खोकर दिन का कुछ भाग व्यर्थ गवा दिया है। अब तक जो दिन का भाग निकाला उसने, तो वो टेंशन में था, चिंता में था, व्यर्थ में उसने वो गवा दिया था। तो पोएट जो है वो डिप्रेसिव मूड में है। Lost in the sorrow, he has wasted a part of his day repenting, but now with a change of mood. परंतु अब उसका मूड बदल गया है। जब डस्ट ऑफ स्नो उसके ऊपर गिरती है तो मूड बदल जाता है और वो दिन का जो बाकी शेष भाग बचा है उसको वो उपयोगी कार्य में लगाना चाहता है। He wants to utilize the rest of the day in some useful activity. चलिए तो स्टार्ट करते हैं। छोटी सी पोएम है। The way a crow shook down on me the dust of snow from a hemlock tree. हेमलॉक ट्री एक पॉइजनस प्लांट होता है, अभी बताया आपको, धतूरा सरल का पौधा है। तो कौवे ने उस धतूरे के वृक्ष से मेरे ऊपर बर्फ के कण, द डस्ट ऑफ स्नो, जिस तरीके से, द वे अ क्रो, जिस तरीके से हिलाकर गिराए, शुक डाउन माने पेड़ को हिला करके गिराना। जब पेड़ को हिलाया उस कौवे ने तो उस पेड़ के ऊपर, हेमलॉक ट्री के ऊपर जो बर्फ थी वो कवि के ऊपर गिरी। तो वो ये बता रहा है, द पोइट रिकाउंट्स अ स्मॉल इंसिडेंट दैट चेंज हिज मूड, क्योंकि वो कभी इस समय डिप्रेशन में है या कोई परेशानी में है, तो कभी एक छोटी सी घटना का जिक्र करके इस कविता में बताना चाह रहा है। ही वॉज फीलिंग डिप्रेस्ड एंड होपलेस। उसका मूड बिल्कुल उदास है, निराश महसूस कर रहा था वो। ही वॉज स्टैंडिंग अंडर ए हेमलॉक ट्री, और वो हेमलॉक के वृक्ष के नीचे खड़ा हुआ था। अ क्रो सिटिंग ऑन इट शुक द ट्री एंड स्नो फ्लेक्स फेल ऑन द पोइट। और कौवे ने वृक्ष को हिला दिया और बर्फ के छोटे छोटे टुकड़े, फ्लेक्स, कवि पर गिर गए। हैज गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड and saved some part of a day I had rued. तो जब डस्ट की कण, डस्ट ऑफ स्नो, बर्फ के कण जो हैं वो जब कवि पर गिरते हैं तो वो कहता है, बर्फ के कणों से कवि वो कहता है, मुझ पर गिराने से मेरा मूड बदल गया और मेरे दिन का कुछ हिस्सा जो जिस मूड में, गुस्से में था, वो अब बच गया। And saved some part of a day I had rued. Rued यानी होता है held in regret, यानी पछतावे में होना। कुछ हिस्सा उसका निकल गया, उसको पछतावा भी है, शोक में, दुख में निकल गया, परंतु अब उसका मूड चेंज हो गया है, वो अच्छे मूड में है। Has given my heart a change of mood. When the snow flakes fell on the poet, जब बर्फ के छोटे टुकड़े कवि पर गिरते हैं, his mood got changed फ्रॉम स्टेट ऑफ सैडनेस टू हैप्पीनेस। तो उसका मूड उदासी से, सैडनेस से हैप्पीनेस में, खुशी में
बदल जाता है उसका मूड। ही फेल्ट रिफ्रेस्ड, वो तरोताज़ा महसूस करने लग गया। अर्लियर ही हैड बीन रूइंग द डे, और इससे पहले तो वो दिन के पछतावे का अनुभव कर रहा था जो उसने फालतू गवा दिया था। नाउ ही स्टार्टेड टेकिंग एन इंटरेस्ट इन स्पेंडिंग इट विदाउट एनी टेंशन, और अब उसने बिना किसी टेंशन के इसमें दिन में जो बचा है उसमें आनंद लेना आरंभ कर दिया। दिस स्मॉल इंसिडेंट सेव्ड द रेस्ट ऑफ द डे फ्रॉम बीइंग वेस्टेड इन डिसअपॉइंटमेंट। इस छोटी सी घटना ने जो दिन का बाकी भाग बचा था उसको निराशा में खराब होने से बचा लिया था। चलिए अब इसके हम क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। कोई बहुत छोटी सी थी, आपने समझ ली है। और इस पोइम का फर्स्ट क्वेश्चन आप देखें, इसमें जो क्वेश्चन है आंसर हैं, जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो हमने अथवा में करके दे दिए हैं। सभी तरह के क्वेश्चनों को आप अच्छे से पढ़ें, ध्यान से देखें और राइट डाउन करें कॉपी में। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज अ डस्ट ऑफ स्नो? व्हाट डज द पोइट से हैज चेंज्ड हिज मूड? हाउ हैज द पोइट्स मूड चेंज्ड? डस्ट ऑफ स्नो क्या है? कवि क्या कहता है? व्हाट डज द पोइट से? किससे उसका मूड बदल गया? किस चीज से? हैज चेंज्ड हिज मूड, कवि क्या कहता है कि किससे उसका मूड बदल गया? हाउ हैज द पोइट्स मूड चेंज्ड, उसका मूड कैसे बदल गया? अथवा में क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंड व्हेन द डस्ट ऑफ स्नो फेल ऑन द पोइट? क्या हुआ जब बर्फ के कण कवि के ऊपर गिरे? व्हाट मूड वाज द पोइट इन बिफोर इट, और इससे पहले कवि का मूड कैसा था? अथवा में ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, व्हाट डिड द पोइट थिंक ऑफ द डे बिफोर द फॉल ऑफ डस्ट ऑफ स्नो ऑन हिम? बर्फ के कण कवि के ऊपर गिरने से पहले कवि क्या सोच रहा था? तो आंसर देखें इसका, द डस्ट ऑफ स्नो मीन्स द फाइन पार्टिकल्स ऑफ स्नो। डस्ट ऑफ स्नो का अर्थ होता है अच्छे बर्फ के कण, पार्टिकल। जब बर्फ गिरती है तो जो कण होते हैं, गुच्छे उसके बर्फ के, वो गिरते हैं, वही डस्ट ऑफ स्नो होता है। बिफोर द फॉल ऑफ डस्ट ऑफ स्नो द पोइट थॉट बैड ऑफ द डे। बर्फ के कणों के गिरने के पहले कवि दिन को बुरा सोच रहा था, वो डिप्रेशन में था, मतलब निराश था वो। द वे अ क्रोक शुक डाउन द डस्ट ऑफ स्नो ऑन द पोइट चेंज्ड हिज मूड, और जिस तरीके से कौवे ने पेड़ को हिला करके बर्फ के कण कवि पर गिराए, इससे उसका मूड चेंज हो गया। द पोइट्स मूड चेंज्ड फ्रॉम द स्टेट ऑफ सैडनेस टू हैप्पीनेस। कवि का मूड दुखी था, सैडनेस में था, और वो खुशी में बदल गया। ही फेल्ट रिफ्रेश्ड, उसने तरोताज़ा महसूस किया। एंड वांटेड टू एंजॉय द रेस्ट ऑफ द डे, और वो चाहता था कि बाकी दिन का हिस्सा आनंद से निकले। सेकंड क्वेश्चन है, हाउ डज फ्रॉस्ट प्रेजेंट नेचर इन दिस पोइम डस्ट ऑफ स्नो? देखिए इस कविता में सब कुछ नेचर से रिलेटेड है, प्रकृति से है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट बहुत ही प्रकृति के फेमस कवि हैं, अमेरिकन कवि हैं। तो क्वेश्चन ये है, कवि जो फ्रॉस्ट हैं, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, इस कविता में प्रकृति को कैसे प्रस्तुत करते हैं? हाउ डज फ्रॉस्ट प्रेजेंट नेचर इन दिस पोइम डस्ट ऑफ स्नो? इस डस्ट ऑफ स्नो कविता में फ्रॉस्ट प्रकृति को कैसे प्रस्तुत करते हैं? अथवा ये पूछा जा सकता है, हाउ हैज द पोइट ऑब्जर्व नेचर इन द पोइम डस्ट ऑफ स्नो? पोइम डस्ट ऑफ स्नो में प्रकृति को कवि ने कैसे देखा है? अथवा नेचर हैज द पावर टू लिफ्ट अवर मूड इवन व्हेन वी आर हाईली डिस्पोंडेंट। प्रकृति हमारे मूड को, हमारे स्वभाव को अच्छे से ऊपर उठा सकती है, अच्छा कर सकती है, जब हम बहुत ही डिस्पोंडेंट होते हैं, उदास होते हैं, निराश होते हैं, तब। कमेंट ऑन द बेसिस ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पोइम डस्ट ऑफ स्नो। इस कविता डस्ट ऑफ स्नो को समझते हुए आपको कमेंट करना है इस सेंटेंस पर कि प्रकृति कैसे हेल्प करती है मूड अच्छा करने में। अथवा ये क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है, बहुत बार इस क्वेश्चन को पूछा गया है इस तरीके से, स्मॉल थिंग्स इन लाइफ मेक सिग्निफिकेंट चेंजेस इन आवर लाइफ। छोटी छोटी चीज़ें हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन ला देती हैं। एलेबोरेट विथ रेफरेंस टू द पोइम डस्ट ऑफ स्नो। डस्ट ऑफ स्नो कविता के आधार पर संदर्भ में इसको आप विस्तार से बताएं कैसे कि छोटी छोटी चीज़ें हमारे जीवन में महत्वपूर्ण परिवर्तन लाती हैं।
आंसर देखें, रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज अ नेचर लवर। रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक प्रकृति के प्रेमी कवि हैं। डस्ट ऑफ स्नो इज अ पोएम विच इनलाइटन्स अस on how small things of nature can refresh us and cheer us for the rest of the day। इस कविता में, ये डस्ट ऑफ स्नो ऐसी कविता है जिसमें कि वो हमें बताती है, ये कविता, कैसे स्मॉल थिंग, छोटी छोटी चीज़ें प्रकृति की हमको रिफ्रेश कर देती हैं, तरोताज़ा कर सकती हैं, और चीयर अस फॉर द रेस्ट ऑफ द डे, और दिन के बाकी हिस्से में हम कैसे खुश रह सकते हैं। द पोइट ऑब्जर्व दैट नेचर हैज़ अ हीलिंग पावर। कवि ये बताता है, इसमें उसने बताने की कोशिश की कि प्रकृति में हीलिंग पावर होती है। हीलिंग पावर माने जैसे कोई हमारे शरीर में विकार आ जाए तो वो ठीक हो जाता है दवाई देने से, तो हमारे अंदर जो दुख हैं, कष्ट हैं, प्रकृति में इतनी शक्ति है कि वो हमारे उन दुख कष्टों को बाहर निकाल सकती है, ख़त्म कर सकती है। तो प्रकृति में हीलिंग पावर है, ये कविता में बताया गया है। अब किस संदर्भ में आप कुछ बात करें तो देखेंगे, द क्रो एंड द हेमलॉक ट्री आर एसोसिएटेड विद बैड ओमेंस और डेथ एंड फियर। आप ये जानते हैं कि कौवा हुआ या हेमलॉक ट्री जो है वो एक पॉइजनस ट्री होता है, धतूरे का पेड़, सरल का पेड़। तो दोनों ही कौवे और हेमलॉक जो ट्री हैं वो बैड ओमेंस, एक बुरे अपशगुन जो होते हैं, हमें बुरे अपशगुन जिन्हें हम अच्छा नहीं मानते, या फिर मृत्यु या डर से जुड़े होते हैं, ये दोनों ही चीज़ें। बट फ्रॉस्ट हैज़ प्रेजेंटेड देम वेरी ब्यूटिफुली। परंतु फ्रॉस्ट ने इनको बहुत ही सुंदरता से प्रस्तुत किया है, दोनों ही, कौवे को और हेमलॉक ट्री को। दे ब्रिंग चीयर टू हिम, वे हमको खुशी लाते हैं, एंड आर सोर्स ऑफ जॉय, और आनंद का सोर्स होते हैं, स्रोत होते हैं। थ्रू हिज पोएम, अपनी पोएम के जरिए फ्रॉस्ट कन्वेज दैट एवरीथिंग अराउंड अस इन नेचर इज ब्यूटीफुल। इस कविता के जरिए फ्रॉस्ट हम तक ये बात पहुंचाते हैं कि प्रकृति में जो चारों तरफ है सब कुछ, वो सब कुछ सुंदर है, ब्यूटीफुल है। क्वेश्चन 2 का फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पार्ट है। दूसरे क्वेश्चन में 3 पार्ट हैं। तो पहला क्वेश्चन हम देख रहे हैं, व्हाट आर द बर्ड्स दैट आर यूजुअली नेम्ड इन पोएम। प्रायः कविताओं में किन पक्षियों के नामों का प्रयोग होता है। डू यू थिंक अ क्रो इज ऑफन मेंशन्ड इन पोएम्स। आपके विचार में क्या कौवे का जिक्र कविताओं में काफी बार आता है। What images come to your mind when you think of a crow? जब कौवे के बारे में आप सोचते हैं तो आपके दिमाग में, मन में कौन से चित्र उभरते हैं, कौन सी बातें आती हैं। तो आपने देखा है कि जब कवि ये कविताएं लिखते हैं तो कौवे का तो बहुत ही रेयर केसेस में ही यूज करते हैं। जनरली वो कोयल, मैना, हंस, स्वाम, इस तरह के अच्छे अच्छे जो सुंदर, जिनकी आवाज़ें हैं, म्यूजिकल वॉइस हैं और जो सुंदर हैं दिखने में, ऐसे ही इस्तेमाल करते हैं, कभी कौवे का इस्तेमाल नहीं करते हैं। चलिए पर इस प्रश्न का उत्तर हम देखते हैं। जनरली बर्ड्स विथ ग्रेट क्वालिटीज आर नेम्ड इन पोएम्स। कविताओं में सामान्यतः अच्छे गुणों वाले पक्षियों का इस्तेमाल सामान्यतः होता है, लाइक पीकॉक, स्वान, कुक्कू, मैना, इटीसी। जैसे कि पीकॉक हुआ, स्वान हुआ, कुक्कू, कोयल, मैना, हंस, ये सब, मोर, इन सब का इस्तेमाल कभी करते हैं। ए क्रो इज रेयरली मेंशन्ड इन पोएम्स। कौवे का इस्तेमाल तो बहुत ही कम होता है, रेयरली होता है। क्रो इज बिलीव टू बी ए सिंबल ऑफ बैड ओमेन, क्योंकि कौवे को एक बुरे अपशगुन का प्रतीक माना जाता है। थिंकिंग ऑफ अ क्रो ब्रिंग्स वेरी डिप्रेसिंग एंड सोरोफुल पिक्चर्स टू अवर माइंड। कौवे के बारे में जब भी हम सोचते हैं तो हमारा जो माइंड है उसमें एक डिप्रेसिंग, एक निराशा का, एक दुख का तस्वीर उभर करके आती है, निकल करके आती है। दूसरे का सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट इज अ हेमलॉक ट्री। हेमलॉक ट्री क्या है। वाई डजंट द पोइट राइट अबाउट अ मोर ब्यूटीफुल ट्री सच एज ए मैपल और एन ओक और ए पाइन। एक हेमलॉक ट्री का पेड़ जो है वो क्या होता है। कभी और अधिक सुंदर पेड़, जैसे कि मैपल, एक छायादार पेड़ होता है जिसका नाम मैपल है, या एक बड़ का पेड़, ओक का पेड़, या पाइन, चीड़ का पेड़, इनके विषय में क्यों नहीं लिखता है कभी ने हेमलॉक ट्री, एक धतूरे के पेड़ के बारे में ही क्यों लिखा। तो क्वेश्चन ये है।
तो आपके स्क्रीन पर दिख रहा है मैपल का पेड़, ये कलरफुल रेड कलर के इसके पत्ते होते हैं, फूल होते हैं। और ये ओक ट्री है, बड़ का पेड़ होता है। और ये लंबे लंबे ऊंचे पाइन ट्री होते हैं, चीड़ के वृक्ष होते हैं। तो इनके बारे में कभी नहीं क्यों नहीं लिखा है? क्वेश्चन ये है हेमलॉक ट्री क्या होता है और उसने इनके बारे में, हेमलॉक के बारे में क्यों लिखा? तो आंसर देखें, द पोइट रॉबर्ट फ्रॉस्ट चूजेज हेमलॉक विच इज अ पॉइजनस ट्री एंड नॉट एनी ब्यूटीफुल और शैडी ट्रीज लाइक मैपल, ओक और पाइन। कवि रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो है वो हेमलॉक वृक्ष जो है धतूरे का, वो जो बहुत जहरीला होता है, पॉइजनस होता है, और वो सुंदर भी नहीं होता है, और शेडी ट्रीज छायादार पेड़ भी नहीं होता है जैसे कि मैपल, ओक या पाइन के ट्री होते हैं। बाय चूजिंग हेमलॉक ट्री द पोइट कुड प्रेजेंट हिज डिप्रेस्ड मूड एंड फीलिंग्स। हेमलॉक धतूरे के पेड़ को चुन करके कभी अपना जो मूड है, जो निराशा का भाव है, उसके अंदर जो फीलिंग्स हैं, भावनाएं, उनको प्रदर्शित वो कर सका। दूसरे का थर्ड क्वेश्चन देखें, व्हाट डू द क्रो एंड हेमलॉक रिप्रेजेंट, जॉय और सॉरो। कौवा और धतूरे किसके प्रतीक हैं, किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? खुशी या गम, जॉय और सॉरो। व्हाट डज द डस्ट ऑफ स्नो दैट द क्रो शेक्स ऑफ अ हेमलॉक ट्री स्टैंड फॉर। और डस्ट ऑफ स्नो, धूल के कण जो कौवे ने हेमलॉक ट्री, धतूरे के पेड़ को हिला करके गिराए, उनको जो वो फेंकता है कौवा, वो किसका सिंबल है, किसका प्रतीक है, किसका द्योतक है ये चीज? चलिए तो देखते हैं। द क्रो एंड हेमलॉक ट्री रिप्रेजेंट सॉरो एंड इविल। कौवे और धतूरे का पेड़ दुख को, बुराई को व्यक्त करता है, बुरे अपशगुन को व्यक्त करता है। द डस्ट ऑफ स्नो इज द सिंबल ऑफ नेचुरल जॉय एंड एनर्जी। जबकि जो बर्फ के कण हैं, डस्ट ऑफ स्नो, वो प्राकृतिक खुशी, आनंद, ऊर्जा का प्रतीक होते हैं। द डस्ट ऑफ स्नो दैट द क्रो शेक्स ऑफ फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री इज अ साइन ऑफ नेचर्स ब्लेसिंग्स। बर्फ के कण जो कौवे हेमलॉक के ट्री से गिराता है, वो प्रकृति के आशीर्वाद का प्रतीक है। जब आदमी दुखी होता है तो प्रकृति उसके लिए खुशी लेके आती है। तो बर्फ के कण जब कभी पर गिरे तो वो दुखी से उसे, उसका मूड चेंज हो गया और वो खुश हो गया। तो ये प्रकृति ने किया। इट मीन्स दैट द पोइट इज पासिंग थ्रू द सैड एंड डिप्रेसिंग मोमेंट्स। इसका मतलब यह है कि जब कभी अपने दुख भरे मोमेंट्स के क्षण गुजार रहा था, दुखी था वो, एंड इज एंटरिंग द टाइम फुल ऑफ जॉय, और वो उस समय खुशी के, पूरी खुशी में प्रवेश कर जाता है। थर्ड क्वेश्चन देखें, हैव देयर बीन टाइम्स व्हेन यू फेल्ट डिप्रेस्ड और होपलेस। क्या आपके साथ भी ऐसे समय आए हैं, क्या आप ऐसा टाइम आया है जब आप बहुत ही डिप्रेस्ड हों, उदास हों, या फिर होपलेस, निराश हुए हों? हैव यू एक्सपीरियंस्ड अ सिमिलर मोमेंट दैट चेंज योर मूड दैट डे। क्या आपने भी ऐसे क्षण अनुभव किए हैं, एक्सपीरियंस किए हैं, जिन्होंने उस दिन आपका मूड बदल दिया हो? तो इसमें हम अपनी बात लिख रहे हैं, आप चाहें तो इसका अपना कोई एक्सपीरियंस इसमें आंसर में चेंज कर सकते हैं, लिख सकते हैं, जिससे आपका मूड बदला हो, किसी दिन ऐसा क्षण हो। चलिए आंसर देखते हैं। यस, मैनी टाइम्स व्हेन आई फेल्ट सैड एंड होपलेस। हाँ, कई बार जब मैं दुखी हुआ या निराश हुआ, स्मॉल थिंग हैपेंड एंड चेंज माई मूड। तो छोटी छोटी बातों ने मेरा मूड बदल दिया। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, वंस आई फेल्ट सैड व्हेन आई गॉट अ लेटर ऑफ रिजेक्शन फॉर ए जॉब। एक बार जब मुझे नौकरी का लेटर रिजेक्शन का मिला, मुझे नौकरी से नहीं मिली, मुझे निरस्त कर दिया था, जॉब नहीं मिली मुझे, तो मैं दुखी था। बट आफ्टर ए शॉर्ट वाइल, परंतु कुछ देर बाद, और सो आई गॉट अ टेलीफोन, और जैसा कि मुझे टेलीफोन मिला, फोन आया, आई वॉज आस्क्ड टू ज्वाइन अनदर जॉब, तो मुझे दूसरी नौकरी के लिए कॉल आया और मैं खुश हो गया। तो ऐसा होता रहता है। इस घटना की जगह आप भी अपनी कोई दूसरी घटना लिख सकते हैं यहाँ पर। फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम डस्ट ऑफ स्नो। ये क्वेश्चन आपको याद करना है, अलग से आपको बुक में नहीं मिलेंगे, पर ये क्वेश्चन आते रहते हैं एग्जाम में। सेंट्रल आइडिया क्या है, डस्ट ऑफ स्नो जो पोएम है उसका केंद्रीय भाव क्या है, मूल भाव क्या है, या फिर व्हाट इज द पोएट ट्राइंग टू कन्वे थ्रू द पोएम डस्ट ऑफ स्नो। डस्ट ऑफ स्नो कविता के जरिए कवि हमें क्या कहने का प्रयास कर रहा है, या फिर व्हाट आर पॉसिबल थीम्स ऑफ द पोएम डस्ट ऑफ स्नो, गिव एग्जांपल्स फ्रॉम द टेक्स्ट टू सपोर्ट योर आंसर।
डस्ट ऑफ स्नो की और क्या क्या थीम संभवतः हो सकती हैं, क्या संभवतः थीम है उसकी, ये आपको टेक्स्ट बुक से उदाहरण दे करके समझाना है आंसर में। या फिर व्हाट इज द मैसेज गिवन बाय द पोएट इन द पोएम डस्ट ऑफ स्नो, डस्ट ऑफ स्नो कविता में कवि क्या संदेश दे रहा है। चलिए आंसर देखें। द पोएम डस्ट ऑफ स्नो रिवॉल्व्स अराउंड थीम्स ऑफ होप, हीलिंग एंड पॉजिटिव एटीट्यूड। कविता जो डस्ट ऑफ स्नो है उसमें जैसे हम अलग अलग थीम की बात करें तो वो 3 थीम खास तौर से हैं जिनके आसपास वो घूम रही है। एक तो आशा उम्मीद की, दूसरा हीलिंग पावर जो नेचर में होती है ठीक करने की, दुख को सुख में बदलने की, और पॉजिटिव एटीट्यूड सकारात्मक नजरिया। थ्रू द पोएम कविता के जरिए द पोएट हाईलाइट्स कवि ये प्रदर्शित करता है दैट वन शुड नेवर लॉस होप, कि किसी को भी उम्मीद नहीं खोना चाहिए। द पोएट हैप्पीली एंड क्विकली डिसाइड्स, कवि बहुत खुशीपूर्वक और बहुत जल्दी से निर्णय लेता है दैट सम पार्ट ऑफ हिज डे इज सेव्ड, कि दिन का कुछ हिस्सा उसका बच गया, बिकॉज ऑफ द डस्ट ऑफ स्नो दैट फॉल्स ऑन हिम, जो बर्फ के कण उसके ऊपर गिरे उसके कारण से पूरा दिन खराब होने से बच गया। अभी तक जो खराब हुआ ठीक है, पर जब डस्ट ऑफ स्नो उसके ऊपर गिरी तो वो हैप्पी मूड में हो गया, तो दिन का बाकी हिस्सा उसका बच गया। ही नो लॉन्गर थिंक्स दैट हिज डे इज वेस्टेड, अब वो नहीं सोचता कि उसका दिन व्यर्थ गया। एंड इंस्टीड हैज़ अ होप दैट हिज डे कैन बी सेव्ड, जबकि उसकी बजाय उसको एक आशा है कि अब उसका दिन अच्छा रह गया, बच गया। द पोएट सजेस्ट, कवि सुझाव देता है दैट वी कैन थिंक आइदर पॉजिटिवली और नेगेटिवली अबाउट एन इवेंट और थिंग डिपेंडिंग ऑन आवर पर्सपेक्टिव। कवि ये बताता है, सुझाव देता है कि हम सोच सकते हैं, या तो हम पॉजिटिवली सोच सकते हैं किसी भी इवेंट घटना के बारे में, या हम नकारात्मक रूप से सोच सकते हैं। तो ये हमारा पर्सपेक्टिव रहता है, हमारा नज़रिया है कि हम नज़रिए पर डिपेंड करते हैं कि हम पॉजिटिवली सोचते हैं या नेगेटिवली सोचते हैं किसी घटना के लिए। द इमेज ऑफ क्रो एंड हेमलॉक ट्री आर नेगेटिव इमेजेस, आप जानते हैं कि कौवे और हेमलॉक जो ट्री है उसकी इमेज, कल्पना एक नेगेटिव इमेज वाली है, नकारात्मक इमेज रहती है उसकी, क्योंकि वो अपशगुन के प्रतीक रहते हैं, जहरीला पौधा होता है, कौवा भी अच्छा नहीं होता। बट द पोएट यूजेस देम पॉजिटिवली टू जस्टिफाई द थीम ऑफ द पोएम, परंतु कवि पॉजिटिवली सोचता है, पॉजिटिवली उनका उपयोग करता है और इस पोएम की थीम को वो जस्टिफाई करता है। तो ये इसका सेंट्रल आइडिया हुआ। 5वां क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है, एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रीड, मैंने अपना दिन का हिस्सा कुछ बर्बाद करने होने से बचा लिया। तो ये एक स्टेटमेंट है जो आपके इस कविता में आता है, एक्सप्लेन करें इसको। या फिर वेयर डू यू थिंक द पोएट वाज, आप क्या सोचते हैं कवि कहाँ था, व्हाट हैपेंड टू हिम, उसके साथ क्या हुआ। तो आंसर है द पोएट वाज वंस अंडर ए हेमलॉक ट्री, कवि कहाँ था, कवि हेमलॉक ट्री के नीचे खड़ा हुआ था। ही वॉज फीलिंग डिप्रेस्ड एंड होपलेस, वो बहुत ही उदास निराश महसूस कर रहा था। वैन द स्नो फ्लेक्स फॉल ऑन द पोएट, जब बर्फ के कण उसके ऊपर, कवि के ऊपर गिरते हैं, हिज मूड गॉट चेंज्ड फ्रॉम द स्टेट ऑफ सैडनेस टू हैप्पीनेस, तो उसका मूड दुख से खुशी में बदल जाता है, उसका मूड स्टेट चेंज हो जाती है। ही फेल्ट रिफ्रेश्ड, उसने तरोताजा महसूस किया कवि ने। ही रियलाइज्ड, उसने महसूस किया दैट इफ ही हैड नॉट गॉन थ्रू सच एन इंसिडेंट, कि यदि उसके साथ ये घटना इंसिडेंट नहीं हुआ होता, ही वुड हैव रिग्रेटेड ऑन स्पेंडिंग हिज होल डे इन सैड एंड डिप्रेस्ड मूड, तो पूरा दिन उसका पछतावे में जाता, पूरा दिन उसका खराब होता, दुख में जाता और वो डिप्रेशन के मूड में रहता, यदि उसके साथ ये डस्ट ऑफ स्नो वाली घटना नहीं हुई होती। थैंक यू पूरे वीडियो देखने के लिए। एमपी इंग्लिश क्लासेस को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, जरूर सब्सक्राइब करें, जल्दी करें, ताकि नए से नए वीडियो आपको जल्दी से हम भेज सकें, मिल सकें आपके पास। लाल कलर से सब्सक्राइब लिखा हुआ है, इसको टच करेंगे व्हाइट कलर में बदल जाएगा, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा, जरूर करें। बेल आइकन को दबाएं, घंटी दबाएंगे तो 3 ऑप्शन आएंगे, सबसे ऊपर के ऑप्शन ऑल को आप दबाएंगे तो मैं जो भी वीडियो बनाऊंगा वो तुरंत आपके मोबाइल पर नोटिफिकेशन के रूप में पहुंच जाएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करें, और भी कोई प्रॉब्लम हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इस तरह के सारे और ग्रामर रिलेटेड वीडियो आप हमारे एमपी इंग्लिश क्लासेस की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको मिल जाएंगे। थैंक यू।